मोदी हुकूमत ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की 5 साल के लिए तोसी को दी मंजूरी। मुल्क के 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को मिलेगा इसका फायदा। मरकजी हुकूमत आइंदा 2 सालों में खवातीन के सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को 15,000 ड्रोन करेगी फराहम। काबीना ने मुताल्लिका तजवीज़ को दी मंजूरी। काबीना ने पीएम कबायली इंसाफ महाअभियान स्कीम को भी दी मंजूरी। इससे 28 लाख से ज्यादा कबायलियों को होगा फायदा। मरकजी वज़ीर दाखिला और बीजेपी के सीनियर लीडर अमित शाह ने कोलकाता में ममता बनर्जी हुकूमत को बनाया निशाना। कहा, ममता ने बंगाल को किया बर्बाद। रियासत के लोग टीएमसी को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए हैं तैयार। तेलंगाना में कल होने वाले असेंबली इंतखाबात के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल। 119 सीटों के लिए हुक्मरान भारत राष्ट्र समिति कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के दरमियान है सख्त मुकाबला। हिंदुस्तानी स्टॉक मार्केट ने किया तय एक बड़ा संग मील। पहली बार बीएसई लिस्टेड शेयर मार्केट कैप तारीख रकम करते हुए $4 ट्रिलियन से ज्यादा। अमेरिका, चीन, जापान और हांगकांग के बाद हिंदुस्तान बन गया दुनिया की 5वीं सबसे अहम मंडी। राहुल द्रविड़ टीम इंडिया के हेड कोच के ओहदे पर रहेंगे बरकरार। बीसीसीआई ने कहा, द्रविड़ के साथ साथ स्पोर्ट स्टाफ का मुआहदा भी बढ़ा दिया गया। आदाब नाज़रीन, उर्दू खबरों में आप सभी का खैर मकदम है। नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबरों की तफसीलात पर। मोदी हुकूमत ने मुल्क के गरीब खानदानों के लिए बड़ी राहत का ऐलान किया है। हुकूमत ने मुफ्त अनाज फराहम करने की स्कीम को 5 साल तक बढ़ा दिया है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में यह तोसी 1 जनवरी 2024 से अगले 5 सालों के लिए होगी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी की सदारत में मरकजी काबीना की मीटिंग में इसे मंजूरी दी गई। इत्तलात और नशरियात के वजीर अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा है कि मुल्क के 80 करोड़ लोगों को इससे फायदा हासिल होगा। कोविड-19 पैंडेमिक के समय प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना लाई गई थी। अब कल निर्णय किया गया है कि इस योजना को 1 जनवरी 2024 से अगले 5 वर्षों के लिए बढ़ा दिया जाएगा। जहां एक और प्रति व्यक्ति 5 किलो है गरीब परिवारों के लिए, गरीब व्यक्ति के लिए, वहीं पर अंत्योदय के परिवारों के लिए प्रति परिवार 35 किलो प्रति माह। और ये लगभग इससे 81 करोड़ लाभार्थी होंगे। कुल मिलाकर अगले 5 वर्षों में 11,80,000 करोड़ रुपए का खर्च भारत सरकार करेगी। हमारे सभी श्रमिकों को जो देश के अलग अलग कोनों में जाते हैं उनको वन नेशन वन राशन कार्ड, इसका भी लाभ मिलेगा। और फेयर प्राइस शॉप पे कहीं पे भी वो अपना मुफ्त का राशन ले सकते हैं। मोदी हुकूमत ने गरीब खवातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए एक और बड़ा कदम उठाया है। मरकजी काबीना ने खवातीन के सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को ड्रोन फराहम करने की भी मंजूरी दी है। इससे खवातीन को बड़ी मदद मिलेगी। गरीब परिवार की महिलाओं को जो स्वयं सहायता समूह की सदस्य हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप में, इनको संगठित किया जाता है। देश भर में लगभग 89,000 विलेज ऑर्गेनाइजेशन हैं और 31,000 के लगभग क्लस्टर लेवल फेडरेशंस हैं। इसमें से 15,000 स्वयं सहायता समूह का चयन किया जाएगा जो ड्रोन जिनको उपलब्ध करवाए जाएंगे। मार्च 2024 तक 500 ड्रोन जो हैं वो ये जो अग्रणी उर्वरक कंपनी हमारी है वो अपने संसाधनों से उनको उपलब्ध कराएगी। और अगले 2 वर्षों में 14,500 ड्रोन केंद्रीय सहायता से उपलब्ध करवाए जाएंगे। इस योजना पर मार्च 2026 तक 1,261 करोड़ रुपया खर्च किया जाएगा। और खवातीन और बच्चों के खिलाफ जराइम के मुकदमात में जल्द इंसाफ से मुतालिक एक और अहम फैसला भी काबीना में किया गया है। काबीना ने फास्ट ट्रैक खुसूसी अदालतों की स्कीम में तोसी को मंजूरी दे दी है। तो मंत्रिमंडल ने आज रेप और पॉस्को एक्ट से संबंधित केसों की त्वरित सुनवाई के लिए चलाई जा रही फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स की योजना को 2023-24 से
2025-26 तक यानी 3 वर्ष तक जारी रखने की स्वीकृति दी है। वर्तमान में 28 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में कुल मिलाकर 773 फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स कार्यरत हैं, जिनमें से 415 एक्सक्लूसिवली पॉक्सो मामलों के लिए है। इस योजना का मूल्यांकन निर्भया फंड की एम्पावर्ड कमेटी द्वारा कराया गया है और थर्ड पार्टी मूल्यांकन भी इसका किया गया है। इसमें कुल खर्च अगले 3 वर्ष बढ़ाने के लिए 1952.23 करोड़ रुपया आएगा। कबायली बहबूद की तरफ एक बड़ा कदम उठाते हुए काबीना ने एक अहम कदम उठाया है। काबीना ने पीएम जनमन योजना को मंजूरी दी है। 75 ट्राइबल समुदाय हैं जो देश के विभिन्न रिमोट या दुर्गम क्षेत्रों में स्कैटर्ड हैबिटेशन में निवास कर रहे हैं और इनको पीवीटीजीज के रूप में पहचान दी गई है। ये एक आउटकम ओरिएंटेड अभियान है और डेफिनेट आउटकम्स के आधार पर इसकी मॉनिटरिंग कराई जाएगी, जिनमें कुछ मुख्य आउटकम्स सुनिश्चित किए जाएंगे। एक, सैचुरेशन बेसिस पे, जैसे मैंने कहा, पक्के मकान उनको मिले, ऑल वेदर रोड हो, स्वच्छ पानी की उपलब्ध हो, बिजली और टेलीकॉम की सुविधाएं हो, मल्टीपर्पज स्किल केंद्र हो, आंगनबाड़ी केंद्र, ये सब उसमें उपलब्ध कराए जाएंगे। पीएम जनमन योजना पर 24,100 करोड़ रुपया खर्च किया जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने आज कोलकाता में एहतजाजी मीटिंग से खिताब किया। प्रोग्राम से खिताब करते हुए अमित शाह ने ममता बनर्जी को निशाना बनाते हुए कहा कि बंगाल में कोई तब्दीली नहीं आई है। बंगाल में दरअंदाजी, खुशामद, सियासी तशद्दुद और बदनवानी अब भी हो रही है। मैं पूछना चाहता हूं आपको, परिवर्तन हुआ है क्या? जरा जोर से बोलो, हुआ है क्या? घुसपैठ रुकी है क्या? तुष्टीकरण रुका है क्या? पॉलिटिकल वायलेंस बंद हुआ है क्या? भ्रष्टाचार रुका है क्या? मोदी जी लाखों करोड़ों रुपया बंगाल को भेजते हैं, ये तृणमूल के सिंडिकेट वाले वो रुपया को बंगाल के गरीबों तक पहुंचने नहीं देते। अमित शाह ने कहा कि सबसे ज्यादा इंतखाबी तशद्दुद बंगाल में होता है। अमित शाह ने मजीद कहा कि मोदी जी ने पूरे मुल्क से दहशतगर्दी का खात्मा कर दिया है। लाल भाई और ये तृणमूल कांग्रेस मिलकर बंगाल को बर्बाद कर दी। चुनावी हिंसा पूरे देश में, चुनावी हिंसा अगर सबसे ज्यादा होती है तो बंगाल में होती है। और अमित शाह ने मजीद कहा कि ममता बनर्जी ने बंगाल को बर्बाद कर दिया है। रियासत के अवाम टीएमसी को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए तैयार है। 27 साल कम्युनिस्टों का शासन रहा। ममता जी तीसरी टर्म के लिए जीती। लाल भाई और ये तृणमूल कांग्रेस मिलकर बंगाल को बर्बाद कर दी। चुनावी हिंसा पूरे देश में, चुनावी हिंसा अगर सबसे ज्यादा होती है तो बंगाल में होती है। घुसपैठ बंगाल सरकार, ममता बनर्जी रोक नहीं पाई। जो ममता बनर्जी कभी घुसपैठियों के लिए पार्लियामेंट चलने नहीं देती थी, वो ममता बनर्जी आज घुसपैठियों को खुलेआम वोटर कार्ड और आधार कार्ड बंट रहे हैं, वो चुप बैठी है। तेलंगाना में असेंबली इंतखाबात के लिए कल होने वाली वोटिंग की तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। 119 सीटों के लिए वोटिंग कल सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक जारी रहेगी। तेलंगाना के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर विकास राज ने बताया कि रियासत में दफा 144 नाफिज कर दी गई है। इलेक्शन ड्यूटी पर 2.5 लाख से जायद मुलाजमीन तैनात होंगे। पुरअमन वोटिंग को यकीनी बनाने के लिए तेलंगाना स्पेशल पुलिस की 50 कंपनियां और मरकजी फोर्सेज की 375 कंपनियां हिफाजती इंतजाम के लिए तैनात की गई हैं। इस दौरान रियासत में सैरुकी इंतखाबी पूरी तरह से तैयारियां की गई हैं। असल मुकाबला हुक्मरान जमात, भारत राष्ट्र समिति, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के दरमियान है। 2290 उम्मीदवार इंतखाबी मैदान में अपनी किस्मत आजमा रही हैं।
और उत्तराखंड में सिलक्यारा सुरंग में फंसे 41 मजदूरों को महफूज तरीके से बचाने के बाद मुल्क ने राहत की सांस ली है। ये मजदूर 17 दिन तक सुरंग में फंसे रहे। काबिल जिक्र है कि सिलक्यारा और बरीकोट के दरमियान ज़ेर तामीर सुरंग का एक हिस्सा 12 नवंबर को मुनहदिम हो गया था। मरकजी और रियासती हुकूमत की मुख्तलिफ एजेंसियों ने फंसे हुए मजदूरों को बचाने के लिए तेजी और तंदीद से काम किया। रेस्क्यू ऑपरेशन का कामयाब नतीजा मरकज के नुमाया ताउन की वजह से मुमकिन हुआ। वजीर आजम नरेंद्र मोदी हर लम्हा सूरत हाल की जानकारी ले रहे थे। बाहिफाजत निकाले गए तमाम 41 मजदूरों को पहले चनियालीसोड़ अस्पताल में डॉक्टरों की तिब्बी निगरानी में दाखिल कराया गया। और वजीर आला पुष्कर सिंह धामी ने आज चनियालीसोड़ अस्पताल में दाखिल मजदूरों से मुलाकात की और उनकी सेहत के बारे में दरियाफ्त किया। इस दौरान उन्हें इमदादी चेक भी उनके हवाले किए गए। धामी ने पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन को बहुत ही चैलेंजिंग और मुश्किल करार दिया। उन्होंने रेस्क्यू ऑपरेशन को कामयाब बनाने पर सबका शुक्रिया भी अदा किया। सबके हालचाल लिए, सभी लोग स्वस्थ हैं, सभी प्रसन्न हैं, उनके पारिवारिक जन भी सभी प्रसन्न हैं और सभी का धन्यवाद कर रहे हैं। राज्य सरकार का भी, हमारे प्रधानमंत्री जी का भी, कि उन्होंने विशेष चिंता करते हुए एक माता पिता की तरह, जैसे माता पिता अपने बच्चे की चिंता करते हैं, उस प्रकार की उन्होंने चिंता की है। आज हम सौभाग्यशाली हैं कि हमको नरेंद्र मोदी जी जैसा नेतृत्व मिला है, जिनके नेतृत्व में हर एक देशवासी सुरक्षित है। पूरे देश ने देखा कि जो हमारे मजदूर भाई टनल के अंदर थे, तो जो सबसे अच्छे प्रयास दुनिया के हो सकते हैं वो इस रेस्क्यू अभियान में हुए हैं। मकामी अस्पताल के बाद एम्स ऋषिकेश भेजे गए मजदूरों की इब्तदाई तिब्बी जांच के बाद एम्स अस्पताल इंतजामिया ने मजदूरों का हेल्थ बुलेटिन जारी किया है। अस्पताल इंतजामिया के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर नरेंद्र कुमार ने बताया कि एम्स ऋषिकेश में 41 मजदूरों को लाया गया है। उन्होंने कहा कि इब्तदाई तिब्बी जांच में तमाम मजदूर जिस्मानी तौर पर सेहतमंद हैं। एम्स के 4 अहम शोबों के डॉक्टरों पर मुश्तमिल एक टीम मजदूरों का मुआयना कर रही है। उन्होंने कहा कि फिलहाल किसी भी मजदूर को कोई चोट नहीं पहुंची है। वहीं हर किस्म के टेस्ट के बाद डॉक्टरों का पैनल फैसला करेगा कि मजदूरों को कितने दिन तक यहाँ पर रखा जा सकता है। साइकेट्रिस्ट की टीम और इंटरनल मेडिसिन के डॉक्टर्स की टीम है, जो अभी उनका जो इनिशियल जो है एग्जामिनेशन करेंगे। उसके बाद इवैल्यूएशन होगा, उनका ब्लड इन्वेस्टिगेशन, चेस्ट एक्सरे, जो भी रिक्वायर्ड जो हमारे डॉक्टर्स को लगेगा, तो उनका एग्जामिनेशन किया जाएगा। उसके बाद डिसाइड करेंगे कि किनको ऑब्जर्वेशन की जरूरत है या डिस्चार्ज। हमारे पास 4 डॉक्टर्स की टीम है, जिसमें एनेस्थीसिया और ट्रॉमा सर्जरी के भी डॉक्टर्स की टीम थी, लेकिन अभी बिकॉज किसी को कोई इंजरी वगैरह कोई चोट तो नहीं है, तो ट्रॉमा सर्जरी और एनेस्थीसिया का उतना रोल नहीं है। मेन इसमें जो है साइकेट्री और इंटरनल मेडिसिन के डॉक्टर्स का रोल है। मरकजी वजीर मुमलिकत जनरल वीके सिंह ने कहा है कि सुरंग में फंसे मजदूरों तक पहुंचने के लिए मुख्तलिफ किस्म के ऑप्शंस का इस्तेमाल किया गया, जिसमें कई तरह की रुकावटों का भी सामना करना पड़ा। उन्होंने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने बचाव ऑपरेशन की हर लम्हा निगरानी की है। ऑपरेशन अपने आप के अंदर एक अलग तरह का ऑपरेशन था, क्योंकि मजदूर फंसे हुए थे, उनको निकालना है, वहां तक पहुंचना है, उसके लिए अलग अलग तरीके के विकल्प थे। सबसे बड़ी बात इस रेस्क्यू की ये रही कि इसके अंदर प्रधानमंत्री जी का पूरा मार्गदर्शन मिलता रहा, उनकी निरंतर इसके ऊपर नजर रही। तो ये सब चीजें जो हैं, इसको जितने लोग वहां पे काम कर रहे थे, जितनी संस्थाएं काम कर रही थी, जितने एजेंसीज काम कर रही थी, उन सबका उत्साहवर्धन भी हो रहा था और हमें समन्वय करने के अंदर मदद मिल रही थी। सिलक्यारा टनल से 41 मजदूरों को निकालने में रिवायती तौर पर कोयले की कानकनी के माहिर लोगों की कोशिशों की हर तरफ तारीफ हो रही है। उन्होंने हाथ से खुदाई करके मेहनत कशों को बाहिफाजत बाहर निकालने में एक अहम किरदार अदा किया है। जब ये लड़के मेरे 4 अंदर गए, तो उन्होंने, लड़कों ने जो अंदर 41 थे, उन्होंने मेरे को बुलाया। मैं उनके पास गया, उन्होंने मेरे को बहुत प्यार करा, बहुत सम्मान दिया और मेरे को एक चॉकलेट दी और मेरे से बोलने लगे, आपको क्या चाहिए? हमारी जान चाहिए या प्यार, पैसा चाहिए या भगवान का ओहदा चाहिए? मैंने उनसे कहा, मुझे आपका प्यार चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप मेरे साथ चलो। मुझे यही सब कुछ मिल गया।
18 मीटर अंदर तक पाइप डाला है। ये जो हमें 15 मीटर डालना था, बट ये जब दूसरी तरफ शो नहीं हुआ, पाइप निकला नहीं, उसके ऊपर मलबा था, तो हमने उसे 18 मीटर के करीब इसमें एक पाइप जोड़ के और डिक किया। जैसे हमें टारगेट दिया हुआ था, पाइप जैसे 900 का डाया था, 900 के अंदर 800 का डाया डाला हुआ था सर। उसमें अंदर घुस के लेट के जैसे हम लोग का प्रोसेस है, हम इस चीज को बोलेंगे चूहा बोर तो एक्नी बोलते हैं, जिसमें चूहा जिस तरीके से मिट्टी पीछे फेंकता है फिर आगे बढ़ता है, उसी हिसाब से सर हम काम करते हैं। और ऑस्ट्रेलिया के वजीर आजम एंथनी अल्बानी ने उत्तराखंड में सिलक्यारा टनल के अंदर फंसे 41 मजदूरों को बाहिफाजत निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन को कामयाबी से चलाने पर भारतीय एजेंसियों की जमकर तारीफ की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि ऑस्ट्रेलिया के बैनुल-अक़वामी सुरंगों के माहिर प्रोफेसर आर्नल्ड डिक्स के किरदार पर मुझे फ़ख्र का इजहार है, जिन्होंने मुतादिद चैलेंजों का सामना करते हुए 2 हफ्तों के ऑपरेशन की निगरानी की है। भारत में ऑस्ट्रेलिया के हाई कमिश्नर फिलिप ग्रीन ने भी रेस्क्यू ऑपरेशन की तारीफ की और उसे एक बड़ी कामयाबी करार दिया। और आइए रुख करते हैं ओडिशा का। ओडिशा के पुरी में सुदर्शन पटनायक ने उत्तरकाशी टनल में फंसे 41 मजदूरों के महफूज इनक़ला के बाद रेस से आर्ट वर्क बनाया है। सैंड आर्ट वर्क बनाकर रेस्क्यू में मसरूफ टीम को उन्होंने मुबारकबाद दी। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली में मुनक़दा DRDO क्वालिटी कॉन्क्लेव से खिताब किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि अच्छे मेयार के सामान बनाने के लिए बेहतर आलात और अच्छी महारत की जरूरत है। आप यदि कोई सामान बना रहे हैं तो उसे अच्छी क्वालिटी का बनाने के लिए आपको अपने इक्विपमेंट बेहतर करने होंगे, अपनी स्किल को भी बेहतर करनी होगी, वर्कफोर्स बेहतर करनी होगी, ज्यादा कैपिटल भी लगाना होगा। जब इन सारी चीजों का समुच्चय होता है, यानी इकट्ठी होती हैं, तब जाकर कहीं एक प्रोडक्ट अच्छी क्वालिटी में हमारे सामने आते हैं। और नीति आयोग के CEO BVR सुब्रमण्यन ने आज फिक्की हायर एजुकेशन समिट से खिताब करते हुए कहा कि हिंदुस्तान को तालीम के शोबे में एक आलमी पावर हाउस बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस बात को यकीनी बनाने की कोशिश की जा रही कि ज्यादा से ज्यादा गैर मुल्की तलबा हिंदुस्तान में तालीम हासिल करने आए। उन्होंने कहा कि 2047 तक हिंदुस्तान में कम से कम 5 लाख गैर मुल्की तलबा रखने का हदफ मुकर्रर किया गया है। We would like to have more and more foreign students coming to India. The 2 big hubs in India for foreign students coming to India and study are Pune and Chandigarh. These are actually the most, a bit in Bangalore, but these 2 are the hubs. We need more of that. Our goal, and we're preparing a NITI vision for 2047. A lot of the stuff we are actually, I'm talking of, we are trying to address. And sometime in January or so, the Prime Minister will release the vision, what we call Vikasit Bharat in 2047. Education has a separate role in it. And one of the things we are targeting is that by 2047, we should have 500,000 foreign students in India, 5 lakhs. We should become a global provider of education. हुकूमत ने अमेरिका की तरफ से उठाए गए सिक्योरिटी खदशात पर गौर करने की एक आला सतही इंक्वायरी कमेटी तश्कील दी है। वजारत खारजा के तर्जुमान अरिंदम बागची ने कहा है कि अमेरिका ने मुनज़्ज़म जराइम के ग्रोहों और दहशतगर्दों के दरमियान साजबाज के बारे में कुछ मालूमात हिंदुस्तानी हुकूमत के साथ शेयर की हैं। उन्होंने कहा कि अमेरिका के साथ 2 तरफा सिक्योरिटी ताउन पर बातचीत के दौरान बताया गया कि हिंदुस्तान इन मामलात को संजीदगी से लेता है। उन्होंने कहा कि मुतालिका महकमा पहले ही मुल्क की कौमी सलामती को मुतासर करने वाली ऐसी इत्तलात पर तवज्जो दे रहा है। बागची ने कहा कि तहकीकाती कमेटी की रिपोर्ट आने पर मुनासिब कार्रवाई की जाएगी। भारत में अमरीकी सिफारतखाने और कौंसल खानों ने रवां बरस अक्टूबर 2022 से दिसंबर के दरमियान 1,40,000 स्टूडेंट वीज़ा जारी किए, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड है। अमरीकी महकमा खारजा ने एक बयान में कहा है कि सरसे के दौरान दुनिया भर में से 1 करोड़ से ज़ायद नॉन इमिग्रेंट वीज़े जारी किए गए हैं। अमरीकी सिफारतखाने ने भी तकरीबन 80 लाख अफराद को कारोबारी और सियाहती वीज़े जारी किए हैं, जो 2015 के बाद सबसे बड़ी तादाद है। 2017 से भारत में अमरीकी सिफारतखानों और कौंसल खानों ने 6 लाख से ज़्यादा तलबा के वीज़े जारी किए हैं। काबिल ज़िक्र है कि गुज़िश्ता माह भारत में अमरीकी सिफारतखाने ने 2023 तक 10 लाख तारिक वतन के वीज़ा जारी किए थे। और भारतीय हाई कमिश्नर ने श्रीलंका में 10,000 मकानात की तामीर के लिए अहम मुआहदों पर दस्तखत किए हैं। ये तामीर श्रीलंका में हिंदुस्तानी हाउसिंग प्रोजेक्ट के 4थे मरहले के तहत की जाएगी। श्रीलंका की नेशनल हाउसिंग डेवलपमेंट अथॉरिटी और स्टेट इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन इस मुआहदे पर अमल दरामद करने वाली एजेंसियां होंगी।
मंसूबे का चौथा मरहला 11 अजला और 6 सूबों में फैला हुआ है। हिंदुस्तान ने इंडियन हाउसिंग प्रोजेक्ट के तहत 60,000 मकानात फराहम करने का अहद किया है, जो इब्तदाई मरहले में शुमाली और मशरक़ी सूबों में 46,000 मकानात की तामीर कामयाबी के साथ मुकम्मल कर ली गई है। तीसरे मरहले में प्लांटेशन वाले इलाकों में 4,000 मकानात की तामीर मुकम्मल होने वाली है। हाउसिंग की तामीर श्रीलंका के साथ हमारे अवाम पर मबनी तरक्याती ताउन का एक अहम सतून है। इस प्रोजेक्ट के साथ साथ 25 अजला में 2400 इजाफी मकानात की तामीर पर भी काम जारी है। सेहत पर फिजाई आलूदगी के असरात, इसकी वजूहात और रोकथाम के हवाले से एम्स नई दिल्ली में एक अवामी लेक्चर का इनेकाद किया गया। हमारे नामनिगार ऋषि कुमार ने फिजाई आलूदगी के लोगों पर असरात और इससे बचने के तरीकों के बारे में एम्स के प्रिलिमिनरी डिपार्टमेंट के डॉक्टर विजय हुड्डा से बातचीत की। बदलते मौसम में ख़ासतौर से जब पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा हो, ऐसे समय में जो लोगों की दिक्कतें हैं वो काफ़ी बढ़ जाती हैं। ऐसे लोग जो स्वस्थ हैं उनके लिए क्या होना चाहिए और जो पहले से अस्वस्थ हैं उनके लिए क्या होना चाहिए, इसको लेकर एम्स में एक चर्चा पर चर्चा हुई है और इसमें हमारे साथ डॉक्टर विजय हुड्डा हैं। ख़ासतौर से जो बुज़ुर्ग हैं और बच्चे हैं, इनको ज़्यादा आप मानते हैं कि चुनौती रहती होगी, तो ऐसे में ये इन लोगों के लिए क्या प्रिकॉशंस रखने, खाने पीने से लेकर और अन्य जो चीज़ें हैं उसको लेकर? जी, ये बिल्कुल सही बात आप लेके आए हैं। बच्चे और बूढ़े ने हम उनको ना वल्नरेबल एज ग्रुप बोलते हैं। उसका रीज़न यही है कि उनके पास जो फिजियोलॉजिकल रिजर्व जिसको बोलते हैं वो कम होता है, चाहे वो बच्चे हों चाहे बूढ़े हों। तो मेरी उनको एक ही सलाह है कि जैसे ही ऐसा मौसम आता है, अगर आपको कोई बीमारी है सांस की, तो उसमें सबसे बड़ा जो काम आप कर सकते हैं वो ये है कि जो दवाई आपको बता रखी है उसको बिल्कुल नागा ना करें, एक भी डोज मिस ना करें। ये स्पेशली मैं आस्थमा वाले मरीजों के लिए बोल रहा हूँ, COPD वाले मरीजों को बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर आपने एक दिन भी इनहेलर मिस किया तो आपका डिजीज़ बढ़ जाएगा, एक्सरवेशन हो जाएगा और आपको ICU की इमरजेंसी की ज़रूरत पड़ सकती है। ये तो सबसे पहला हुआ है। दूसरा ये है कि मैं ये कहूँगा कि जब मौसम बहुत ही ख़राब होता है, ये जो पोल्यूशन लेवल बहुत ही ख़राब होता है, उस टाइम पे आप अननेसेसरी बाहर मत निकलिए। एक्सरसाइज, आउटडोर एक्सरसाइज हो सके तो बंद कर दीजिए। अगर करनी है तो टाइम चेंज कर लीजिए। जो पीक आवर्स होते हैं एयर पोल्यूशन के, अर्ली मॉर्निंग और लेट इवनिंग, उस टाइम पे तो बिल्कुल मत कीजिए। आप इंडोर एक्सरसाइज कर सकते हैं या दोपहर में एक्सरसाइज कर सकते हैं। अपने आप को हाइड्रेट रखिए, हाइड्रेशन से बहुत फ़ायदा होता है। एडिक्वेट पानी पीजिए, हेल्दी खाना खाइए, घर का बना हुआ ताज़ा खाइए खाना, हरी सब्जियाँ खाइए, फ्रूट्स खाइए। ये फ्रूट्स और हरी सब्जियाँ ना, इसमें एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जिनका बॉडी में बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है। तो आई थिंक अगर हम इतना करेंगे तो काफ़ी हद तक हम जो एयर पोल्यूशन का प्रभाव है उसको कुछ हद तक कम कर सकते हैं। तो डॉक्टर विजय ने हमें बताया कि किस तरीके से हम इन सब चीज़ों से बच सकते हैं। एक तो हेल्दी फूड और जो एक्टिविटीज़ हैं उनको कंट्रोल करके, और अगर आप दवाइयाँ पहले से ले रहे हैं तो उनका नियमित सेवन करने से आप अपने आप को काफ़ी हद तक बचा सकते हैं। ऋषि कुमार, DD न्यूज़, दिल्ली। आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। भारतीय स्टॉक मार्केट ने आज एक बड़ा संग मील हासिल किया है। पहली बार BSE लिस्टेड हसस की मार्केट के तारीखी 4 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर को अबूर कर गई। फिलहाल 4 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर से ज़्यादा के MCAP के साथ एक्सचेंजेस में अमेरिका, जापान, चीन और हांगकांग के शेयर मार्केट शामिल हैं। नेज़ भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी मंडी बनकर उभरा है। BSE पर दर्ज तमाम कंपनियों की मार्केट वैल्यू फिलहाल 333 ट्रिलियन रुपए की बुलंद तरीन सतह पर है। काबिल जिक्र है कि अमेरिका अब तक दुनिया की सबसे बड़ी इक्विटी मार्केट है, जिसकी मार्केट कैप तकरीबन 48 ट्रिलियन डॉलर है। इसके बाद 9.7 ट्रिलियन डॉलर के साथ चीन और 6 ट्रिलियन डॉलर के साथ जापान का नंबर आता है। ब्लूमबर्ग के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक रवां बरस जनवरी से BSE की मार्केट कैप में तकरीबन 15% इजाफा हुआ है, जबकि चीन की मार्केट कैप में 5% की कमी हुई है। टॉप 10 मार्केट कैप क्लब में अमेरिका वाहिद मार्केट है जिसने भारत के मुकाबले में 17% तेज रफ्तार से तरक्की की है। वहीं रवां आलमी मंडी का मुश्तरका सरमाया 10% बढ़कर 106 ट्रिलियन डॉलर हो गया है। इस बरस मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स में इजाफे की वजह से मार्केट कैप में गिरा कदर इजाफा हुआ है। टॉप 100 से बाहर स्टॉक अब मुल्क की मार्केट कैप में 40% हैं, जो रवा माली साल के आगाज में 35% रहा है। दूसरी जानिब 1 अप्रैल से BSE MCAP में 27% इजाफा हुआ है। गैर मुल्की खबरों में इसराइल और हमास के दरमियान जंगबंदी के 5वें रोज 12 यरगमालियों को रिहा कर दिया गया है। इसराइल की सिक्योरिटी फोर्सेस ने रेड क्रॉस के सामने उनकी रिहाई की तस्दीक की है। बदले में इसराइल ने भी 30 फिलिस्तीनियों को अपने कैद से आज़ाद कर दिया है। 12 यरगमालियों में से 10 इसराइली शहरी हैं और 2 थाई बाशिंदे हैं। इसराइल और हमास के दरमियान यरगमालियों की रिहाई का मुआहदा तय हो गया है। मुआहदे के तहत इसराइल
कैद फिलिस्तीनियों को रिहा करेगा, जिसके बदले में हमास इसराइली यरगमालियों को रिहा करेगा। एक रोज कबल दोनों फरीकों ने जंगबंदी की मुद्दत में 2 दिन की तौसीब पर इत्तफाक किया था। खेल की खबरों में बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया यानी BCCI ने ऐलान किया है कि वर्ल्ड कप 2023 तक टीम इंडिया के कोच के ओहदे पर फाइज रहने वाले राहुल द्रविड़ हेड कोच के ओहदे पर बरकरार रहेंगे। द्रविड़ के साथ साथ स्पोर्ट्स स्टाफ के कॉन्ट्रैक्ट में भी तोसी कर दी जाएगी। हाल ही में राहुल द्रविड़ का मुआहदा ICC क्रिकेट कप 2023 के बाद खत्म हुआ। अपनी मुद्दत खत्म होने के बाद BCCI ने राहुल द्रविड़ के साथ बातचीत की, जिसके बाद द्रविड़ ने मुत्तफिका तौर पर मुद्दत में तोसी पर इत्तफाक कर लिया। इसी के साथ ही आप हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आदाब।